हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टेस्टिकुलर एट्रोफी के बारे में बात करने वाले हैं या स्मॉल टेस्टिकल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर टेस्टिकुलर एट्रोफी होता क्या है, उसके क्या कॉजेज होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, किस तरीके से उसे डायग्नोज किया जाता है और उसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप सब इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर टेस्टिकुलर एट्रोफी होता क्या है। तब जब आपके टेस्टिकल्स जो होते हैं मेंस में अगर उसमें श्रिंकेज हो जाती है तो उसे हम टेस्टिकुलर एट्रोफी के नाम से जानते हैं। टेस्टिकुलर जो होते हैं या टेस्टिस जो होते हैं वो मेंस में टू स्क्रोटम के अंदर स्थित होते हैं। उनकी जो एनाटॉमी होती है वो इस तरीके से होती है कि वो स्क्रोटम के अंदर होते हैं और जो स्क्रोटम होता है उसका मेन फंक्शन होता है आपके टेस्टिस के जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, जो टेम्परेचर है, उसको मेंटेन करके रखने का। तो इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैसे ठंड पड़ती है या ठंड का सीजन जब होता है तो जो आपका स्क्रोटम है उसमें श्रिंकेज हो जाती है। वो आपके जो टेस्टिकल्स के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसे मेंटेन कर रहा है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। और वार्मर टेम्परेचर होता है या वार्मर एटमॉस्फेयर जब होता है तब ये स्क्रोटम जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि कभी आपके टेस्टिकल्स या स्क्रोटम जो है कभी स्मॉलर साइज में समझ में आते हैं या कभी उनका जो साइज है वो बड़ा नजर आता है। तो ये डिपेंड करता है क्योंकि वहां पर आपका टेम्परेचर जो है उसे मेंटेन जा रहा है। टेस्टिकुलर जो एट्रोफी होती है वो एक्चुअली जो कहा जाता है टेस्टिकल्स जब श्रिंकेज होते हैं, ना कि स्क्रोटम। तो क्योंकि स्क्रोटम तो आपके टेम्परेचर के हिसाब से, मेंटेनेंस के हिसाब से उसका साइज कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल टेस्टिकल एट्रोफी तब होती है जब आपके टेस्टिकल्स में श्रिंकेज हो जाता है या आपके स्क्रोटम में। तो ये बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। जब आपके टेस्टिकल्स में एट्रोफी होती है तो वो उसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कभी इंजरी का लग जाना, कभी चोट लग जाती है या आप उस जगह पर कभी गिर गए हो या कोई अंडरलाइन कॉजेस होते हैं या कंडीशंस होती हैं ऐसी कंडीशन में, या कभी कभी सर्टेन केमिकल्स के एक्सपोजर की वजह से भी ये एट्रोफी जो है हो सकती है। अभी हम ये जानते हैं कि इसके पीछे के कारण क्या होते हैं। तो सबसे मेजर जो कॉमन जो उसका कॉज होता है वो होता है ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस यानी कि जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है आपके टेस्टिकल्स में, जहां पर स्वेलिंग भी हो जाती है, कभी कभी आपको पेन भी बहुत ज्यादा होता है, तो इस कंडीशन में हो सकता है। अब ये ऑर्काइटिस जो है वायरल हो सकता है या बैक्टीरियल भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ और कॉजेस या कंडीशंस भी होती हैं, जैसे कि एज फैक्टर जो होता है, जैसे कि आफ्टर 50 फीमेल्स में मीनोपॉज होता है, उसी तरीके से एज बढ़ने के साथ साथ पुरुषों में भी एंड्रोपॉज होता है, जहां पर टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं उनकी हार्मोन्स का लेवल जो है वो कम होता है या डाउन होता है और इट कैन बी लीड टू द टेस्टिकुलर एट्रोफी। तो ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है वेरिकोसील। तो ये भी एक कॉज हो सकता है। वेरिकोज इज जस्ट लाइक द वेरिकोज वेन। बस इतना फर्क होता है कि वेरिकोज वेन जो है वो आपके लेग्स में होती है और वेरिकोज सील जो है वो आपके टेस्टिकुलर जो एरिया होता है वहां पर होती है। और स्पेशली जो वेरिकोज सील होता है वो आपके लेफ्ट टेस्टिकल को अफेक्ट करता है। और जो ये चीजें हो रही होती है तो ये आपके जो स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब होती है उसको डैमेज कर सकता है और इसी वजह से आपके जो टेस्टिकल्स होते हैं वो स्मॉलर साइज के हो सकते हैं या कभी कभी हो जाते हैं। अगला जो कॉज होता है वो होता है टेस्टिकुलर टॉर्जन। तो जब कभी आपकी स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होता है वो ट्विस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपके टेस्टिकल रोटेट हो जाते हैं, तो उस वजह से भी आपके टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है। स्मॉल साइज आपको टेस्टिस का समझ में आ सकता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पुरुष जो है वो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे होते हैं, तो हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से भी वहां पर इस तरीके की एट्रोफीज जो है देखने को मिल जाती है। अगर वो स्टेरॉइड्स का किसी तरीके का यूज कर रहे हैं, कोई ऐसी मेडिकेशंस हैं जिसमें स्टेरॉइड काफी ज्यादा मात्रा में है या ईस्ट्रोजन का बहुत ज्यादा मात्रा है, तो भी वहां पर इस तरीके की चीजें हो जाती हैं या एट्रोफी हो सकती है। और जब आप थेरेपी आप कम बंद कर देते या चीजें लेना बंद कर देते तो ऑटोमेटिक जो साइज है वो अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाता है।
इसके अलावा अल्कोहल यूज डिसऑर्डर भी होते हैं। ऐसे पेशेंट जो बहुत ज्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो उनमें लो टेस्टोस्टेरोन की एक लंबे समय पर जाने के बाद यदि आप कंटिन्यूसली आप अल्कोहल कंजप्शन करते हैं तो वहां पर इस तरीके की चीजें होती हैं और टेस्टिकुलर डैमेज भी हो जाते हैं या टेस्टिकुलर जो टिश्यूज होते हैं वहां पर डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से टेस्टिकुलर एट्रोफी जैसी प्रॉब्लम जो है आपको देखने को मिल सकती है। तो ये थे कुछ कॉजेज, इसमें से कुछ कॉजेज हो सकते हैं या सारे भी कॉजेज हो सकते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। तो कॉजेज पता करना जरूरी होता है। कभी कभी एक नॉर्मल सी इंजुरी जो कभी आपको पास्ट में लगी है वो आगे जाके टेस्टिकुलर एट्रोफी को क्रिएट कर सकती है। चलिए बात करते हैं लक्षणों की कि किस तरीके के लक्षण होंगे जब कभी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। तो दो तरीके के सिम्टम्स या दो लक्षण हो सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर प्यूबर्टी के पहले अगर आपको एट्रोफी है तो प्यूबर्टी होने के पहले क्या लक्षण होंगे? तो सबसे पहले जब कोई भी बच्चा प्यूबर्टी के एज में होता है तो उनमें टेस्टिकुलर एट्रोफी के साथ साथ कुछ और भी सिम्टम्स जो हैं या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फेशियल हेयर। उनमें फेशियल हेयर की कमी होती है। उनकी प्यूबर्टी आने के मतलब कुछ सिम्टम्स आपको दिखने लगते हैं कि प्यूबर्टी हेयर जो है वो या फेशियल हेयर है जो वो नहीं आ पा रहे हैं। जो प्यूबिक हेयर है उसकी भी घनत्व बहुत ज्यादा कम होता है, उसमें भी कमी होती है और जो पेनिस साइज होता है वो भी डिफर कर सकता है। तो ये प्यूबर्टी होने के पहले के लक्षण होते हैं। आफ्टर प्यूबर्टी अगर टेस्टिकुलर एट्रोफी है और उसके साथ में कुछ और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि डिक्रीज सेक्स ड्राइव, क्योंकि वहां पे टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है उसकी कमी की वजह से आपको ये वाली समस्या भी हो सकती है। तो ये एट्रोफी भी होगी, साथ में ये सिम्टम भी आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि सेक्स ड्राइव कम है तो उसके पीछे एक और कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी, और ये सिम्टम भी हो सकता है कि इनफर्टिलिटी भी हो और लॉन्ग टर्म में ये चीजें जो है आगे जाके और प्रोग्रेस होती जाती है। रिड्यूस मसल मास, जो मेल्स होंगे उनमें क्योंकि हार्मोन्स जो लेवल है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मसल मास जो है वो भी डिफर करेगा और मसल्स जो है वो बहुत अच्छी तरीके से टोन नहीं होती है। फीमेल लाइक बॉडी होती है ऐसे पेशेंट की। फेशियल हेयर ग्रोथ जो होती है वो या तो एब्सेंस होगी या थोड़ी सी रिड्यूस्ड होगी, तो ये भी एक लक्षण होता है। एब्सेंस और रिड्यूस्ड प्यूबिक हेयर ग्रोथ, जैसे कि बिफोर प्यूबर्टी है, सेम ये दो सिम्टम भी ऐसे ही होंगे। प्यूबिक हेयर भी बहुत कम होंगे या बिल्कुल भी नहीं होंगे, या फेशियल हेयर भी बिल्कुल भी नहीं होंगे या बहुत कम मात्रा में होंगे। सॉफ्टन्स दी टेस्टिकल्स, मतलब आपके जो टेस्टिकल्स होंगे वो थोड़े से आपको सॉफ्ट नजर होंगे, जो उसमें हार्डनेस होती है वो ना समझ में आके आपको थोड़ा सा उसमें सॉफ्टनिंग जो है वो आपको फील होगी। तो ये होते हैं इसके सिम्टम्स अगर आपको टेस्टिकुलर एट्रोफी की समस्या होती है तब। अब आगे बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो जब भी कभी इस तरीके के लक्षण आपको समझ में आते हैं तो उसको डायग्नोस करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी आप किसी अच्छे कॉज पे या उसके प्रॉपर कॉज पे पहुंच पाते हैं। तो जब भी कभी डायग्नोसिस के लिए आप जाते हैं या आप कभी चेकअप करवाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर आपसे फिगर आउट करता है कि टेस्टिकुलर एट्रोफी के पीछे क्या कारण होते हैं। तो आपसे आपकी हिस्ट्री पूछेंगे, आपसे वो कुछ लाइफ स्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, क्या आप अल्कोहल कंजप्शन ज्यादा करते हैं या आपकी सेक्स ड्राइव किस तरीके की है, तो उसके बारे में आपसे जानकारी लेंगे। साथ ही साथ सेक्सुअल हिस्ट्री भी आपसे पूछेंगे। आपके हेयर्स जो हैं, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर को भी वो देख के कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। और बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे STI या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कभी आपको पास्ट में हुआ है या नहीं हुआ है, अल्कोहल के बारे में, स्मोकिंग के बारे में भी आपसे वो हिस्ट्री पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें होती हैं जो कि एग्जामिन की जाती है, आपको वो एग्जामिन करेंगे, वहां पे साइज को देखेंगे, टेक्सचर को देखेंगे, वहां की फर्मनेस को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही वो आपकी डायग्नोसिस पर आ पाते हैं। कुछ टेस्ट होते हैं जो कि करवाने जरूरी होते हैं। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, प्रॉपर एग्जामिन हो जाता है और कुछ डाउट रह जाता है तो या उससे जो उन्हें डाउट हुआ है उसे प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करने के लिए कुछ टेस्ट वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड। वो जब आप टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो वो प्रॉपर डायग्नोसिस मिल पाती है कि आखिर कॉज क्या है।
कंप्लीट ब्लड काउंट भी करवाया जा सकता है, साथ ही साथ आपके टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन लेवल है उसके टेस्ट भी आपको करवाई जा सकती है या आपको सजेस्ट या एडवाइस किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप टेस्टिकुलर एट्रोफी के बारे में अभी जान गए होंगे। अब बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में या कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। जब भी कभी आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस होना जरूरी है। कॉज कहीं ज्यादा हो सकते हैं, कुछ और कॉजेस होते हैं, कॉज के हिसाब से जो है मेडिसिन भी डिफर करती हैं। तो हमेशा मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ और यही सजेशन होता है कि जब भी आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं या कोई भी चीज पर आप पहुंच रहे हैं तो एक डॉक्टरी सलाह जरूरी होती है। वो प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ में आपको बताते हैं। तो बिना किसी डायग्नोसिस के, बिना डॉक्टरी सलाह के आपको किसी भी तरीके की कोई मेडिकेशन नहीं लेनी है। ये वीडियोस मैं जानकारी के लिए बनाती हूँ और सम वॉट ये थोड़ी बहुत हेल्पफुल भी होती है। तो आप अदर ट्रीटमेंट जो आपकी चल रही है उसके साथ ये मेडिसिन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो मैं मेडिसिन बता रही हूँ आपको कॉम्बिनेशन फॉर्म में लेना है और आप इसे 30 पावर में ही आप लेना है। 30 पावर से आप शुरुआत की जाती है, बाद में धीरे धीरे इसकी पावर जो है बढ़ाई जाती है। तो जो कॉम्बिनेशन में जो आपको मेडिसिन लेनी है वो सारी 30 पावर में होंगी। और सबसे पहली जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है ऑरमेट, इसे 30 पावर में लेना है। अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है मर्कसोल, इसे भी आपको 30 पावर में लेना है। और जो लास्ट की जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है आयोडम, और इसे भी 30 पावर में लेना है। और तीनों मेडिसिन को अच्छी तरीके से मिक्स करके आपको ये मेडिसिन को लेना है। सॉरी, आपको लेना कैसे है? तो जो ये कॉम्बिनेशन आप तैयार कर लेते हैं तो या तो आप ग्लोबुलर फॉर्म में ले सकते हैं। अगर ग्लोबुलर फॉर्म में ले रहे हैं तो इसकी 4 ग्लोबुल आपको दिन में 4 बार लेना है, बहुत ज्यादा समस्या होने पर। और अगर आपकी समस्या थोड़ी कम है तो आप इसको दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। और अगर आप डाइल्यूशन में ले रहे हैं या लिक्विड में हैं तो फिर आप इसकी 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं और दिन में 3 से 4 बार इसका सेवन कर सकते हैं। इसकी किसी भी तरीके की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप बेझिझक इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी टेस्टिकुलर एट्रोफी के बारे में, स्मॉल टेस्टिकल्स के बारे में। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन है। बहुत सारे पेशेंट की मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि इस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो ये वीडियो होपफुली आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे, इसके कॉजेस, लक्षणों को भी समझ पाए होंगे और होम्योपैथी मेडिसिन को भी आप समझ पाए होंगे। आगे इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए आपको मेरे चैनल के साथ हमेशा बने रहना है। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।